अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम ख़बरों के साथ आज के ख़बरनामे में देखिए, वाराणसी में पकड़ी गई नकली कोविड वैक्सीन, बड़े पैमाने पर नकली कोविड टेस्ट किट भी बरामद, 5 अफराद गिरफ्तार। पंजाब में सीएम चेहरे के लिए कांग्रेस टेलीपोल से मांग रही है अवाम और कारकुनान से राय। सीएम ओहदे के लिए चन्नी और सिद्धू के दरमियान जारी है रस्साकशी, लोगों की राय के बाद सोनिया गांधी लेंगी आखिरी फैसला। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप वाले बयान को प्रियंका गांधी ने यूपी की तौहीन करार दिया, माफ़ी मांगने का किया मुतालबा। अमित शाह के ऑफर पर आरएलडी रहनुमा का तंज, बोले मुझे नहीं बनना है हेमा मालिनी, कहा बीजेपी को मुझसे नहीं किसानों से मोहब्बत की ज़रूरत। मरकज़ी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण की जानिब से बजट पेश किए जाने के बाद अपोजिशन जमातों से लेकर माहिरीन इस बजट को लेकर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वहीं इस बीच निर्मला सीतारमण ने अपने एक बयान में यूपी टाइप लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, जिस पर अब कांग्रेस ने उसे यूपी वालों की तौहीन करार दिया है। Typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर तंज किया कि निर्मला सीतारमण जी, आपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ डाला नहीं है, ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों को इस तरह से बेइज्जत करने की क्या ज़रूरत थी। समझ लीजिए यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर फ़ख्र है। बता दें कि इस बजट ने वाकई आम लोगों को मायूस किया है। इसमें पुराने जो वादे हुकूमत की तरफ से किए गए थे, उन वादों पर कितना अमल हुआ, ये बातें तो उसमें नहीं हैं। मसलन 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की गई थी, 2 करोड़ सालाना रोज़गार की बात की गई थी। ये तमाम चीज़ें अब गायब कर दी गई हैं और अब अगले 25 सालों के लिए हिंदुस्तान की तरक्की के बजट का इसमें नारा दिया गया है। सीधी सी बात है कि अब हुकूमत का ये कहना है कि हुकूमत से कोई सवाल मत कीजिएगा, जो भी आपके सवालात हैं वो अगले 25 सालों बाद देखे जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ गोदी मीडिया इस बजट पर मोदी सरकार की खूब वाहवाही करते नहीं थक रहा और आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वैसे निर्मला सीतारमण ने यूपी टाइप की बात की तो कुछ यूपी टाइप वाली हरकतों की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, जिस पर अब बीजेपी को तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक वीडियो में बीजेपी एमएलए सुरेश पासी की है, जिन्हें गांव वालों ने यूपी टाइप वाले अंदाज में ही दौड़ा दिया। जब वो वोट मांगने पहुंचे तो गांव वालों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद एमएलए अपनी कार पर बैठकर वहां से रफू चक्कर हो गए। वैसे ये एक वीडियो नहीं है, बल्कि कई मकामात से वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें लोगों का गुस्सा बीजेपी रहनुमाओं पर फूटता देखा गया था, जबकि कई जगहों से तो बीजेपी के वजीरों को तक दौड़ा दिया गया। वो एक और वीडियो कानपुर के गोविंद नगर का है, जहां बीजेपी काउंसलर वोट के लिए एक बुजुर्ग को रास्ते में पकड़कर उनके साथ बदतमीजी करते हुए वीडियो में कैद कर लिए गए हैं। दरअसल ये बुजुर्ग बीजेपी हुकूमत से परेशान होकर बीजेपी के खिलाफ वोट देने की बात कर रहे थे, जिस पर बीजेपी के काउंसलर ने उनके कपड़े खींचकर उनसे बदसलूकी की। और वो कहते हैं ना कि एक मुहावरा है कि बुझता दिया ज़्यादा रोशनी देता है, और यूपी में कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। मैं भाजपा क्यों हूँ? नहीं हूँ मैं भाजपा। कांग्रेस में बहुत पड़ गए, क्या चीज? सवाल लोगों का आप लोग टिकट नहीं करा क्यों नहीं? 12 कांग्रेस ही है तो तुम्हारे कौन स्वामी प्रसाद मौर्य बेकार की बात न करो। भाजपा ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों आए हम? हमें ऐसी पार्टी में आने नहीं है। यूपी में बीजेपी की हालत किस कदर पतली हो गई है हर कोई जानता है, लेकिन गोदी मीडिया यूपी में बीजेपी का झंडा बुलंद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया भी बीजेपी कारकुन की तरह ही काम कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ TV9 भारतवर्ष चैनल ने बिजनौर में मुसलमानों के दरमियान जाकर एक प्रोग्राम किया था और दिखाया था कि अब यूपी का मुसलमान योगी को ही पसंद करता है और वापस बीजेपी की सरकार बनाना चाहता है। योगी साहब की तरफ। क्या बात कर रहे हैं यार? जी सर। ऐसा ना करो यार, मतलब सच बोलो यार, सच बोलो। सच ही बोल रहा सर। अरे नहीं, अरे आपको योगी जी पसंद आ रहे हैं? हाँ, योगी जी पसंद आ रहे हैं। भैया माल वाल खा रहे हैं क्या कुछ इधर? अरे अब तो कहाँ का माल भाई, गरीब जनता को 2 बार राशन मिल रहा है। 2 ही शर्तें हैं वफा की, आजमा कर देख लो, या तो बन जाओ योगी जी के या उन्हें अपना बना कर देख लो। लेकिन दोस्तों, ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि जिन 11 मुसलमानों से उन्होंने बात की और उनसे इंटरव्यू लिया और उन्हें एक आम वोटर के तौर पर पेश किया, जब उसकी तहकीक की गई तो पता चला कि उनमें से 11 में से 7 लोग तो बीजेपी के ही कारकुन हैं
آلٹ نیوز نے اس پر ایک مکمل رپورٹ پیش کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ انٹرویو دے رہے ہیں وہی لوگ بی جے پی کے پوسٹروں میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو دیکھیے کہ کس طرح سے انتخابی پرچار ہو رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اور ویڈیو اب سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے جس میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR سے اسد الدین اویسی کے UP اسمبلی انتخابات لڑنے کے تعلق سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بڑی چالاکی سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ وہ خود کو یعنی کہ اسد الدین اویسی خود کو ایک مسلم لیڈر کا چہرہ بنانا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا ارادہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ تلنگانہ کے بیٹے ہیں اور انہیں خوشی ہے کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ویسے KCR کی پارٹی اور اویسی کی پارٹی دونوں اتحادی ہیں. سنیے کیا کہتے ہیں KCR. سوائے اس کے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی ایجنڈا ہے, اس کا کوئی دوسرا ایجنڈا نہیں ہے. وہ انڈین مسلم فیس کا ایک شکل بننا چاہتا ہے, اس میں کوشش کر رہے. ہمارا بھائی ہے, ہمارا پارٹی ہے, ہم کو ناز ہے. متحدہ آندھر پردیش میں بھی ایک پارٹی کو بچائے رکھنے والا ایک سپاہی ہے, وہ بھی سمجھا آپ نے. ہم جو بھی بولتے برابر بولتے, ڈٹ کر بولتے, الٹا پلٹا نہیں بولتے. کس کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ وہ خود لڑ رہے ہیں. بہار میں گئے بھائی 5-6 سیٹ ملا ان کو, مہاراشٹر میں لڑا 2-4 سیٹ ملا. ہمارا بھائی اگر دیش میں کوئی چمک رہا ہے تو چمکنے دو, کیا غلطی ہے اس میں, کیا نقصان ہے بھائی. تلنگانہ کا بیٹا ہے, وہ 4 جگہ اپنا نام روشن کر رہا ہے تو کرنے دو, آپ کو کوئی اڑچن ہے؟ ہندوستان پہلے سے ہی پالیسی پر مبنی غلط فہمی پر مبتلا رہا ہے. ایسے میں 2023-22-23 کے بجٹ کا پیش ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہی لگ رہا ہے, کیونکہ ملک کے سامنے جو معاشی مسائل ہیں مودی حکومت نے انہیں دور کرنے کی کوشش مودی حکومت کی طرف سے اسے دور کرنے کی کوشش اس بجٹ میں ظاہر نہیں ہوئی ہے. بہت مایوس کن بجٹ میں بے روزگاری بحران کے حل کا خاکہ تو دور, بڑھتی مہنگائی اور بے قابو ہوتے گھریلو خرچوں سے نمٹنے کا بھی ویژن سامنے نہیں آیا ہے. انکم ٹیکس ہی نہیں, پیٹرولیم مصنوعات پر کسی ایکسائز کٹوتی کا بھی اعلان نہیں کیا گیا ہے. ویسے بجٹ کو لے کر کافی تنقیدیں ہو رہی ہیں اور اپوزیشن جماعتوں نے اس پر کیا کیا کہا ہے ذرا آپ بھی سن لیں. شیو سینا کے لیڈر سنجے راوت نے سوال کیا کہ بجٹ 2022 سے متوسط طبقے اور غریب عوام کو کیا حاصل ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ پرفریب ہے, ایک جملہ گولمال اور ٹائم پاس ہے اور یہ ایک فلاپ فلم ہے. وہیں قائد حزب اختلاف ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ یہ سرمایہ داروں کی حامی جماعت ہے جس کے پاس کسانوں, منریگا کے کارکنوں اور SC ST اور OBC طبقات کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہیں CPM نے مرکزی بجٹ کی سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ 2022-23 عوام مخالف ہے اور کارپوریٹ نواز ہے اور اس سے غریب مزید غریب ہو جائے گا اور امیر مزید امیر ہو جائے گا. اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ جہاں SP کو اپنا ہدف تنقید بنا رہے ہیں تو وہیں اپنے اقلیت مخالف نظریے کو بھی اجاگر کر رہے ہیں. انہوں نے انتخابی کارڈ کھیلتے ہوئے کہا کہ انہیں لال ٹوپی لگانے والے اور جالی دار ٹوپی جیب میں رکھ کر گھومنے والے سماجوادی پارٹی کے لوگوں سے محتاط رہنا ہوگا. دراصل اتر پردیش میں BJP کے رہنما گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ کسی بھی طرح سے انتخابات کو فرقہ وارانہ بنانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جب روزگار کی بات ہوتی ہے تو ایودھیا کے مندر کو یاد دلایا جاتا ہے, اسپتالوں کی بات کی جاتی ہے تو کاشی کوریڈور کی بات کی جاتی ہے, اور جب کچھ نہیں بن پاتا تو پھر مافیاؤں کا خوف دلایا جا رہا ہے. جبکہ نائب وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا کہ SP اتحاد 24 کروڑ عوام کے لیے خطرہ ہے, جبکہ BJP کا اتحاد سیکیورٹی کی گارنٹی ہے. ویسے تو سبھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے اور کس طرح سے غنڈہ راج چل رہا ہے, یہ سبھی کو معلوم ہے. RLD کے سربراہ اتر پردیش کے سیاستدان جین چودھری لگاتار BJP پر حملہ کر رہے ہیں. اب انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی پارٹی کے رہنما کو امت شاہ نے کہا تھا کہ اگر آپ شامل ہو جائیں تو میں آپ کو ہیما مالنی بنا دوں گا, جس پر انہوں نے کہا کہ مجھے خوش کرنے سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے اور مجھے ہیما مالنی نہیں بننا ہے. کوئی پیار نہیں, کوئی لگاؤ نہیں ہمارے لیے, اور میں کہہ رہا ہوں مجھے خوش کر کے کیا مل جائے گا, مجھے تو نہیں بننا ہیما مالنی. جنتا کے لیے کیا کرو گے؟ وہ 700 کسانوں پریواروں کے لیے کیا کیا؟ TND منتری کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ روز جو ہے
सुबह उठते हैं और नफरत बोलने का काम शुरू कर देते हैं और कोई काम नहीं है। बता दें कि अमित शाह ने 26 जनवरी को दिल्ली में एक इंतखाबी मीटिंग में, जहां उन्होंने जाट बरादरी के लीडरों से मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था कि बीजेपी के दरवाजे आरएलडी के लिए हमेशा खुले रहेंगे। एक और आवामी इजलास में वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा था कि अखिलेश यादव इंतखाबात ख़त्म होते ही जयंत चौधरी को बाहर कर देंगे और आज़म खान अंदर आ जाएंगे। ऐसा लगता है कि बीजेपी को खौफ सता रहा है कि वो इस इलेक्शन में हारने वाली है और इस तरह की बयानबाजी लगातार की जा रही है। बढ़ते हैं नाज़रीन आलमी खबरों की तरफ। इंसानी हुकूक़ की दीगर तंजीमों के बाद अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसराइल को एक नस्ल परस्त रियासत करार दिया है, जो फ़लस्तीनियों के साथ एक कमतर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले गिरोह के तौर पर बर्ताव करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि इसराइल के अपने ज़ेर इंतज़ाम तमाम इलाक़ों में अलहदगी, बेदखली और इखराज की ज़ालिमाना पॉलिसियाँ वाज़ेह तौर पर नस्ल परस्ती के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के साथ एक कमतर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले गिरोह के तौर पर सलूक किया जाता है और मुनज़्ज़म तरीक़े से उन्हें हुकूक़ से महरूम रखा जाता है, फिर चाहे वो गज़ा हो, मशरक़ी यरूशलेम हो और मगरबी किनारे के बाकी हिस्सों में रहते हों या इजराइल में ही वो रहने वाले हों। लंदन में कायम एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट माजी में इस हवाले से उठाई जाने वाली उन्हीं आवाज़ों पर मबनी है जिसमें कहा गया है कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों और ख़ुद इजराइल के अंदर भी नस्ल परस्ताना पॉलिसी नाफिज़ुल अमल है, जहाँ अरब शहरी की तादाद आबादी के 20% से भी ज़ायद है। तो अमेरिका ने जंगी बहरी जहाज़ और लड़ाका तैयारे मुत्तहिदा अरब इमारात भेजने का ऐलान किया है। अमेरिका ने हूसी बागियों के हमलों के खिलाफ मुत्तहिदा अरब इमारात को मदद फराहम करने के लिए जंगी बहरी जहाज़ और जदीद लड़ाका तैयारे मुत्तहिदा अरब इमारात भेजने का फ़ैसला किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अमरीकी सफारतखाने की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात में जंगी जहाज़ और लड़ाका तैयारी भेजने का फ़ैसला अमरीकी वज़ीर दिफ़ा और अबूधाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद किया गया है। बता दें कि हालिया दिनों में हौसी बागियों की तरफ से यूएई पर हमलों में इजाफा देखा गया और कई मिसाइल हमले यूएई में किए गए थे, जिसमें से कई हमलों को यूएई के दिफाई सिस्टम ने नाकाम बना दिया था। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला के लिए तालिबान और कतर के दरमियान मुआहदा हो गया है। काबुल एयरपोर्ट से चार्टर परवाज़ों के ज़रिए गैर मुल्कियों के इनखला एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट से कतर एयरवेज़ की हफ्ते में 2 चार्टर फ़्लाइट परवाज़ें चलाई जाएंगी। चार्टर परवाज़ों से अमरीका और दीगर ममालिक अपने शहरियों को अफ़गानिस्तान से निकालेंगे। उन परवाज़ों के ज़रिए जान के ख़तरे से 2-4 अफ़गानों का भी इनखला किया जाएगा। कतरी वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने तालिबान से मुआहदे की तस्दीक कर दी है। तो नाज़रीन, आज की ख़बरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद अहम ख़बरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।